तो स्टूडेंट्स, आज पैराफ्रेजिंग जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है सिविल जजेस के लिए और स्टैंडर्ड की गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, ए ग्रेड ऑफिसर रैंक की सर्विसेज में पैराफ्रेजिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक होता है जो कवर किया जाता है। तो आज पैराफ्रेजिंग को लेकर के हम इस सेशन को चल रहे हैं। तो इस सेशन में आज हम सीखेंगे कि पैराफ्रेजिंग होती क्या है और इसके बेसिक रूल्स क्या हैं। पैराफ्रेजिंग को पहले समझ लेते हैं कि एक्चुअल में व्हाट इज़ पैराफ्रेजिंग, किस चीज़ को हम पैराफ्रेजिंग कहते हैं। तो यहाँ पे पैराफ्रेजिंग के बारे में हम डिटेल कर रहे हैं। तो पैराफ्रेजिंग जो होती है, पैराफ्रेज एक ऐसा वर्ड है जिसमें दो वर्ड्स हैं, दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। और ये ग्रीक वर्ड पैरा का मतलब होता है अलोन साइड ऑफ, और दूसरा है फ्रेज मतलब वर्डिंग। तो इनका दोनों का मतलब है कि एक ही चीज़ को दूसरे शब्दों में बता देना, यानी एक दूसरे तरीके से एक ही बात को बता देना, उसका ट्रांसफॉर्म कर देना सेम लैंग्वेज में। बात वही रहेगी, आइडियाज सेम रहेंगे, बट पैटर्न स्टाइल बदल जाएगी, राइटिंग के स्टाइल बदल जाएगी। इसका पर्पस ये होता है कि कंपोजिशन जो है वो आइडियाज़ जो दिए हुए हैं पैसेज में, इसको बहुत अच्छी तरह से, पूरी तरह से और साफ तरीके से क्लियरली वो एक्सप्लेन कर दिया जाए। मतलब वो आइडिया जो ओरिजिनल टेक्स्ट में दिया हुआ है, इसको क्लियर शब्दों में और पूरी तरह से, यानी फुल्ली आइडियाज़ जो उसमें दिए गए हैं फुल्ली एंड क्लियरली ये ट्रांसमिट किया जाए, बताया जाए। और इसके अंदर होता क्या है, एक्सप्लेनेशन, इंटरप्रिटेशन, एक्सपेंशन ऑफ द ओरिजिनल। तो जब आप पैराफ्रेज करते हैं तो वो वर्ड्स भी हो सकते हैं, यानी कविता भी हो सकती है और प्रोज भी हो सकता है, लेकिन कविताएं अक्सर होती हैं पैराफ्रेजिंग में। और इसका जब पैराफ्रेजिंग में वर्सेस होंगे तो उसमें एक्सप्लेनेशन होता है। आप जानते हैं कि वर्सेस जो हैं वो मीनिंग जो है वो थोड़े में ज़्यादा मीनिंग रखते हैं। तो अपने वर्ड्स में कहने के लिए दोबारा आप कविता नहीं बनाएंगे, बल्कि उसको प्रोज के फॉर्म में लिखेंगे। तो उस कंडीशन में एक्सपेंशन हो जाता है ओरिजिनल का। और ये वर्ड टू वर्ड जो सब्स्टिट्यूशन हम करते हैं, एक शब्द को उठा करके उसी की तरह से दूसरा अगर हम सिर्फ रख देते हैं, तो ये एक अच्छा पैराफ्रेज नहीं होता है। यानी कि हमने एक शब्द लिया और उसी शब्द का दूसरा सब्स्टिट्यूट लगा दिया, तो एक्चुअल में वो क्लियर जो है पैराफ्रेज नहीं होगा। पैराफ्रेज करने के लिए क्लियर लूसिड वे में फुल आइडियाज़ को एक्सप्लेन किया जाए, बताया जाए सिंपल शब्दों में। The words and phrases used in paraphrase are intended to, इनका मकसद क्या होता है, जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं कि वो मीनिंग और सेंस को क्लियर कर दें, यानी जो अर्थ है वो साफ पता चलने लगे। एन इम्पोर्ट ऑफ द गिवन पैसेज, और जो पैसेज है उसको इंपोर्ट कर लिया जाए। पैसेज का मतलब होता है उसके आइडियाज़ को इंपोर्ट करके अपने वर्ड्स में ले लिया जाए। Simple words freely used to do this make a good paraphrase। तो शब्दों का इस्तेमाल जो है वो बहुत टिपिकल वर्ड्स, डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं ले आना है, बल्कि सिंपल वर्ड्स को चूज़ करना है। इस तरह से पैराफ्रेज ये माना जाता है कि ये एक तरह का ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन का मतलब ये नहीं कि एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करना है, बल्कि एक स्टाइल से दूसरे स्टाइल में ट्रांसलेट करना है। कहते एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करना नहीं है, बल्कि टेक्स्ट को एक स्टाइल ऑफ राइटिंग से दूसरे स्टाइल में सेम लैंग्वेज के अंदर अपनी बात को कह देना है। यानी कि वही इंग्लिश में है तो इंग्लिश में ही बताना है, बट क्लियर, फुल मीनिंग और इजी और सिंपल रहे। फिर इसके बाद कहते हैं ये एक्यूरेट और अच्छा भी होना चाहिए, गुड होना चाहिए, फुल एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, ताकि ये विचारों को अच्छी तरह से बता सके जो ओरिजिनल पैसेज में दिया हुआ है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, फुली एंड फेथफुली।
यानी कि वो आइडियाज़ जो हैं वो पूरे भी रहें और उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी भी ना हो, बल्कि वफादारी के साथ वो आइडियाज़ को पूरी तरह से पहुंचा दिया जाए। ये पर्पस होता है पैराफ्रेजिंग का। अभी तक तो ये मैंने बताया कि आपको पैराफ्रेज में करना क्या रहता है, पैराफ्रेज होता क्या है। ये समझने के बाद अब आपको इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि ना तो ये सब्सटेंस होता है पैराफ्रेज, ना ये समरी होती है, ना इसको बढ़ा चढ़ा के एक्सपैंड किया जाता है, यानी कि इलैबोरेट नहीं करना है, उसमें आइडियाज़ जो दिए हुए हैं उनको एक्सपैंड नहीं करना है, बहुत डिटेल नहीं करना है उसको। और एक समरी में और एक सब्सटेंस में हमें क्या करना होता है कि हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनको निकाल देना होता है, या फिर उसको इलस्ट्रेट करना होता है, या साइज़ को कम कर दिया जाता है, जो ओरिजिनल में है उसके साइज़ को कम किया जाता है, सिर्फ जिस्ट दिया जाता है। अभी प्रेसी राइटिंग में ये चीज़ देखने को मिला था कि जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें थी उनको हम निकाल देते थे और उसको छोटा किया जाता था, कट शॉर्ट। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं करना है, ना एक्सपैंड करने की कोई बात नहीं है और कट शॉर्ट करने की भी कोई बात नहीं है। एक्सपेंशन में हमें क्या करना पड़ता है, डिटेल में एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है पैसेज का, और वो ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हो जाता है, लंबा हो जाता है ओरिजिनल टेक्स्ट से। और एक्सपेंशन यही होता है कि उसको एक्सपेंड किया जाए, जो चीज़ें बताई गई हैं उसको डिटेल में इलैबोरेट कर दिया जाए, इलस्ट्रेट कर दिया जाए, ये होता है। प्रेसी में कट शॉर्ट किया जाता है। तो ये दोनों चीज़ें इसमें लागू नहीं होती हैं। पैराफ्रेज में हम करते हैं क्या, कुछ बढ़ाते नहीं हैं, कुछ घटाते नहीं हैं। ओरिजिनल से ना तो घटाएंगे ना तो बढ़ाएंगे, बस इसको ट्रांसफॉर्म करना है। होल बॉडी एज वेल एज द सोल टू से of the passage is rendered faithfully in different words। तो वफादारी के साथ दूसरे शब्दों में बात को कह देना, यही पैराफ्रेज है। शॉर्ट में इतना ही जानना है, पैराफ्रेज का मतलब है कि जो ओरिजिनल टेक्स्ट में दिया हुआ है उसी की बात को दूसरे स्टाइल में कह देना ही पैराफ्रेजिंग है। अब इसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हम जानेंगे, पैराफ्रेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पैराफ्रेजिंग में कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखेंगे, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। अ स्टैंडर्ड एंड आइडियल पैराफ्रेज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग क्वालिटीज। तो मुख्य विशेषताओं की बात हो रही है, पैराफ्रेज की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। तो पहला नंबर है इसका इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ मुश्किल हो, समझ में ना आ रही हो, उसको बता देना, उसको समझा देना, ये इंटरप्रिटेशन होता है। तो एक अच्छा पैराफ्रेज जो होता है वो आइडियाज़ को जो ओरिजिनल टेक्स्ट में दिए हुए हैं उन आइडियाज़ को इंटरप्रेट करता है, उनको लूसिड फैशन में बता देता है, क्लियर स्टाइल में बता देता है। और ये बता रहे हैं कि ये इसका प्राइमरी फंक्शन होता है, इंटरप्रेट करना ये पैराफ्रेज का प्राइमरी फंक्शन होता है। प्राइमरी फंक्शन यानी कि एक आइडिया या विचार है जो मुश्किल है, या विचार आसान है, शब्द मुश्किल हैं, तो उसको समझा देना ही पैराफ्रेजिंग कहलाता है। तो हर पैरा जो है वो पिक्यूलियर डिफ़िकल्टी उसमें होती है। पिक्यूलियर का मतलब होता है स्ट्रेंज, अलग किस्म का। तो एक अलग किस्म की मुश्किल होती है हर पैराग्राफ में। एक पैसेज में ऐसा हो सकता है कि वर्ड्स और एक्सप्रेशन मुश्किल हैं समझने के लिए, हालांकि विचार जो है वो बड़े साधारण से हैं। जबकि दूसरा पैसेज है उसमें शब्द तो आसान है लेकिन विचार जो हैं, आइडियाज़ जो हैं वो थोड़ा सा मुश्किल है समझने में, उसको ग्रास्प कर पाना, उसको समझ पाना ये मुश्किल है। तो दोनों तरह की डिफ़िकल्टी हो सकती हैं पैराफ्रेजिंग में। वर्ड्स मुश्किल हो सकते हैं कहीं पर समझने के लिए, कहीं पे आइडियाज़ भी मुश्किल हो सकते हैं। तो इन दोनों परेशानी को, इन दोनों डिफ़िकल्टीज़ को दूर कर पाना ही एक अच्छा पैराफ्रेज की निशानी है। तो दोनों तरह की ये मुश्किलें जो हैं ओरिजिनल टेक्स्ट में, इसको ठीक कर देना ही पैराफ्रेजिंग कहलाता है। दूसरा है इसका फुलनेस, यानी कि जो ओरिजिनल टेक्स्ट में दिया है उस चीज़ को पूरी तरह से क्लियरली बता दे। ये सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है अच्छा पैराफ्रेज होने की, इसकी फुलनेस होना। क्या है पैराफ्रेज?
ये कोई समरी नहीं है, ये कोई प्रेसी नहीं है, ये हम पहले भी बता चुके हैं। सब्सटेंस यानी कोई इसेंस या सार नहीं है, कोई एपिटमी नहीं है, ये कंप्लीट रिप्रोडक्शन है जो आइडियाज़ ओरिजिनल टेक्स्ट में दिए हुए हैं। यानी ओरिजिनल आइडियाज़ जो हैं उन सारे आइडियाज़ को उठा के यहाँ पे रखना है पैराफ्रेजिंग में, और इसलिए कोई चीज़ इसमें से मिटा नहीं सकते। नथिंग कैन बी ओमिटेड फ्रॉम द ओरिजिनल द आइडियाज़ ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। और कहते हैं कोई ख़ास किस्म का रूल, डेफिनिट रूल हम इसमें नहीं लगाते हैं कि पैरा की लेंथ क्या होगी, ओरिजिनल साइज से वो कितना बड़ा होगा या कितना छोटा होगा, इस चीज़ का नियम पैराफ्रेजिंग में नहीं लगता है। बहुत बार आपने देखा होगा कि वर्सेस को पैराफ्रेज किया जाता है, यानी कि किसी पोएम को पैराफ्रेज किया जाता है। तो पोएम्स बहुत बार ऐसी होती हैं कि 2 ही या 4 लाइन की पोएम्स होती हैं, और वो भी लाइन बहुत छोटी सी होती है। लेकिन अगर इसको एक्सप्लेन करने लगे तो इसमें आइडियाज़ बड़े वाइड होते हैं, तो उसको बताने में थोड़ा सा साइज बढ़ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे कोई डेफिनिट रूल इसमें पैराफ्रेजिंग में नहीं होता है। तो हमें आइडियाज़ को एलेबोरेट करना है, ल्यूसिड फैशन में फुल आइडियाज़ को बता देना है, तो उसके हिसाब से हम लेंथ में कम या ज़्यादा हो सकते हैं। कहते हैं अक्सर हम देखते हैं पैराफ्रेजिंग में कि एक्सपैंड करना पड़ता है कंप्रेस्ड सेंटेंसेस को, कि उनकी मीनिंग क्लियर और समझने योग्य हो जाए। इंटेलिजिबल का मतलब होता है समझने योग्य। तो मीनिंग समझने योग्य होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? बहुत बार ऐसा होता है कि इसको एक्सपैंड करना पड़ता है। जो कंप्रेस्ड आइडियाज़ हैं, कंप्रेस्ड आइडियाज़ मतलब जो प्रिसाइज आइडियाज़ हैं, उनको हमें थोड़ा सा बढ़ा के एक्सप्लेन एलैबोरेट करना पड़ सकता है। जैसे मैंने पोएम की बात कही, वर्सेस जिनको कह सकते हैं। फिर पैराफ्रेज जो है इसीलिए अक्सर बड़ा हो जाता है ओरिजिनल टेक्स्ट से। तो इस बात की फ़िक्र नहीं करना है कि ओरिजिनल टेक्स्ट से पैराफ्रेजिंग करते टाइम कुछ टेक्स्ट जो है वो ज़्यादा कवर कर रहा है, तो इसमें ऐसी कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूल्स यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। बट ये है कि जो ओरिजिनल टेक्स्ट के आइडियाज़ हैं उनको सही तरीके से, साफ तौर से उसको एक्सप्लेन कर दिया है, दैट इज़ पैराफ्रेजिंग। अगला कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं इसमें। अगला कैरेक्टरिस्टिक, अगली जो विशेषता है पैराफ्रेजिंग की है वो यूनिटी है। एक अच्छा पैराफ्रेज के अंदर यूनिटी होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिनल टेक्स्ट जो है उसको, ओरिजिनल टेक्स्ट जो दिया हुआ है वो सिर्फ उसका डिटेल ही नहीं देना है, बल्कि उस पैराफ्रेज में आइडियाज़ को यूनाइट करके रखना है। अब आप ये समझ रहे होंगे कि यूनाइट कैसे करना होता है। कहने का मतलब है जो आइडियाज़ दिए उनको ऑर्गेनाइज करना। ये नहीं कि सेंटेंसेस में कोई हार्मनी नहीं है, कोई तारतम्यता नहीं है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। तो ओरिजिनल जो लाइन है, लाइन बाय लाइन, उसको हमें नहीं रखना है, या सेंटेंस बाय सेंटेंस नहीं रखना है, वर्ड बाय वर्ड नहीं रखना है, बल्कि क्या करना है, डिफरेंट, हाँ, simply turning these into different words, not paraphrasing at all. There cannot be any good paraphrase unless passage is grasped as a whole. What we have to do is express the whole piece in our own words. अब अगर पूरे पैसेज को आप समझ नहीं पाए तो आप पैराफ्रेजिंग कैसे कर पाएंगे? पैराफ्रेजिंग का मतलब यही हुआ कि जो आइडियाज़ उसमें दिए हुए हैं उनको अपने शब्दों में बताना। जब आप खुद ही नहीं समझ पाए तो दूसरे को क्या समझा सकते हैं? जो विचार आपको समझ में नहीं आया वो दूसरे को आप समझा ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो ये है कि आप पूरे टेक्स्ट को अच्छी तरह से समझेंगे और समझने के बाद उसके आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करेंगे। ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होना ही उसको यूनाइट करना है, यानी कि यूनिटी वही कहलाती है। एक अच्छा पैराफ्रेजिंग की यही निशानी है कि जब हम पैराफ्रेजिंग करें तो वो सिर्फ ये नहीं है कि सेंटेंस बाय सेंटेंस या वर्ड बाय वर्ड हम उसको रखें ओरिजिनल टेक्स्ट का, बल्कि वो डिफरेंट वर्ड में हो और आइडियाज़ ऑर्गेनाइज्ड हो, ये मतलब हुआ उसका। और तीसरा है रीडेबिलिटी। एक अच्छा पैराफ्रेज वही होता है जो वेल कंस्ट्रक्टेड हो, वेल स्ट्रक्चर्ड हो। ये कंप्लीट पीस ऑफ मॉडर्न प्रोज होना चाहिए।
प्रोज की स्टाइल में, जैसे एक अच्छा प्रोज होता है जो आइडियाज़ को एकदम क्लियर, लूसिड और सिंपल लैंग्वेज में बताता है, इसी तरह से पैराफ्रेज होना चाहिए और समझने योग्य हो, एकदम साफ तौर से क्लियर और इंटेलिजिबल हो। इंटेलिजिबल मतलब समझने योग्य हो और इसमें कोई ओरिजिनल पैसेज का रेफरेंस ना लेना पड़े, ओरिजिनल पैसेज के रेफरेंस से हम ना समझें बल्कि उसी में सारी चीज़ें समझ में आ जाए जिसको हम पैराफ्रेज करें। आगे बता रहे हैं, एक्सप्लेनेटरी नोट्स इधर अटैच्ड टू और इंसर्टेड इन बॉडी ऑफ द पैराफ्रेज। तो नोट्स को लगा देना पड़ता है पैराफ्रेजिंग करते समय उस पैराफ्रेज की बॉडी में। और आगे बता रहे हैं कि कोई एक्सप्लेनेशन उसकी अगर ज़रूरत पड़ जाए तो उसको बता देना चाहिए पैराफ्रेज में। पैराफ्रेज के बाहर उस चीज़ को ना बताना चाहिए बल्कि पैराफ्रेजिंग करते हुए उसी के अंदर अगर कोई चीज़ समझाना पड़े नोट लगा करके तो आप उसी में समझा दें। ये नहीं कि आप पैराफ्रेजिंग कर लें, पैराफ्रेज करने के बाद जब पैराफ्रेजिंग कंप्लीट हो जाए तो अलग से बताएं कि देखिए इसको समझने के लिए ये चीज़ भी ध्यान रहे, तो वो नहीं करना है बल्कि उसी के अंदर रहना चाहिए जो आप समझाना चाहते हैं। और कहते हैं कि अच्छी तरह से पढ़ने योग्य पैराफ्रेज अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत ख़ास ध्यान रखना पड़ेगा कि जो पोएटिक डिवाइस दिए होते हैं, लिटरेरी टर्म्स जो दिए होते हैं पोएम्स में, और पार्ट्स ऑफ स्पीच, डिग्रेशन, फिगर्स ऑफ स्पीच, क्वेंट एंड आर्काइक वर्ड्स, तो इन सभी को पैराफ्रेज करते हुए प्रेजेंट टाइम में जो हमें ज़रूरत पड़ती है, आज के टाइम में जो भाषा का इस्तेमाल होता है हमें उसको लगाना है। तो ये पुराने वर्ड्स जो हैं, पुराने शब्द अभी आजकल चलते नहीं हैं। अगर आप देखेंगे तो कौशर की राइटिंग में देख लें, शेक्सपियर की राइटिंग में देख लें और बहुत सारे जो ओल्ड स्टाइल राइटर्स हैं तो उसमें लैंग्वेज कुछ दूसरी होती है। डस को डोथ बोलते हैं, इस तरह से बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। तो उनको हम बनी जो एंशियंट स्टाइल है, एंटीक स्टाइल है, क्लासिकल स्टाइल है, उसको हम छोड़ देते हैं। उन फिगर्स ऑफ स्पीच को, उन पोएटिक लिटरेरी टर्म्स को, उन सारी चीज़ों को हमें बहुत ध्यान नहीं देना है इसको, बल्कि उस करंट टाइम में जो चल रहा है, जो लैंग्वेज चल रही है आज के समय में, जो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, उसी लैंग्वेज में हमें पैराफ्रेज करना है। वो प्रोज स्टाइल रहेगी, इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि वो पोएटिक स्टाइल आपको फॉलो नहीं करना है बल्कि आज के टाइम में जो प्रिवेलेंट लैंग्वेज है उस भाषा का, उस स्टाइल का हमें यूज़ करना है। कहते बहुत सारे ऐसे शब्द हैं पैराफ्रेज करने में जो पोएट्री में ही सिर्फ यूज़ होते हैं, उनको हमें चेंज करके आज की स्टाइल में करना है। तो इसको जो है हमें चेंज कर देना है, उसके प्रोज जो कि कॉलोक्वियल लैंग्वेज में यूज़ हो रहा है, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में जो यूज़ हो रहा है, उस तरह के शब्दों को हमें चूज़ करके ले आना है उसके बराबर का। अगर हम देखें इसको, जैसे यहाँ पे आप देखें स्वेन, ये पहले पुराने भाषा में या वर्सेस में इसका इस्तेमाल हुआ है पेजेंट के लिए। डैमजल लड़की के लिए अक्सर आया है कविताओं में। कॉट ये कटेज के लिए आया हुआ है, कुटिया के लिए। वॉन्ट ये रिंग मारने के लिए है। ए ऑलवेज, शीन, शीन चमक को कहते हैं, रेडियंस को कहते हैं। वेस्पर इवनिंग होती है, वेस्पर शाम की प्रेयर भी होती है क्रिश्चियनिटी में, शाम की प्रेयर को वेस्पर कहते हैं। और उसके बाद डायना, डायना मून को चांद के लिए यूज़ किया गया है। बिलो ये लहर के लिए आया हुआ है। सी के लिए मेन, स्टीड हॉर्स के लिए आया है। स्पाउस तो अभी भी यूज़ हो रहा है लेकिन एक्चुअल में आज के टाइम पे स्पाउस की जगह वाइफ को यूज़ किया जाता है। मीड ये ग्रासलैंड के लिए है, मीडो के लिए है। ट्रॉथ फेथफुलनेस, वफादारी को कहते हैं। ऑट
किसी भी चीज़ एनीथिंग के लिए ऑट को यूज़ किया जाता है ओल्ड लैंग्वेज में। फिर उसके बाद नॉट NAUGHT नथिंग के लिए नॉट को यूज़ किया जाता है। कैरोल, क्रिसमस कैरोल आपने सुना होगा, सॉन्ग के लिए कैरोल। स्प्राइट, फेरी, परी के लिए है। हैप्पली, परहैप्स के लिए हैप्पली को यूज़ कविताओं में अक्सर इंग्लिश पोएम्स में आपने देखा होगा। एज्योर, ये ब्लू कलर के लिए है। कॉथ, कॉथ से कहने के लिए, बोलने के लिए कॉथ को अक्सर आप कविताओं में, कॉलरिज की कविताओं में आप देखेंगे। तो कॉथ, इवन कि आप शेक्सपियर के प्ले में भी देखेंगे तो कॉथ ही, उसने कहा, तो सेड के लिए कॉथ को यूज़ किया गया है। हार्कन, सुनने के लिए हियरकन को यूज़ किया गया है। मी थिंक, आई थिंक के लिए मी थिंक। अल्बीट, अभी भी कभी कभी यूज़ कर लेते हैं लोग, लेकिन ये ओल्ड इंग्लिश में आता है ऑल्दो के लिए। नॉनदलेस, नेवरदलेस की जगह नॉनदलेस ओल्ड इंग्लिश में। रियम, किंगडम, क्षेत्र के लिए रियम का यूज़ होता है, किंगडम उसको कह सकते हैं। फेदरी, फेदरी ट्राइब, फेदरी ट्राइब, पंख वाली जनजाति, लेकिन यहाँ उसका मतलब होता है बर्ड्स, चिड़ियों के लिए। ड्रेडफुल रेवेलरी, युद्ध के लिए ड्रेडफुल रेवेलरी को यूज़ किया गया है। और शाइनिंग लेट्स दैट इनकासिथ लिम, ये जूते के लिए सिर्फ इतना बड़ा एक्सप्रेशन यूज़ किया गया है। रिफल्जेंट लैम्प ऑफ नाइट, चांद को रिफल्जेंट लैम्प ऑफ नाइट कहा गया है। तो इस तरह से एक्सप्रेशन हैं जो आपको वर्सेस में मिल जाएंगे। यू विल फाइंड देम ऑल इन पोएम्स और ओल्ड इंग्लिश एंड स्पेशली इन द टेक्स्ट ऑफ शेक्सपियर, कॉशर, मिल्टन. So such type of writers are there that if you find the text from those writers, you will have such type of words you can change in the modern English. The word should be changed in modern English to while making paraphrasing. अब आइए देखते हैं कुछ और paraphrasing से related important facts. अब देखते हैं कुछ important facts और hint जो paraphrase करते हुए ध्यान में रखना होता है. Practical hints on paraphrasing. पैराफ्रेजिंग करते हुए कुछ ख़ास पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना पड़ता है. पहला तो ये है कि जो ओरिजिनल पैसेज आपको दिया हुआ है इसको बहुत ध्यान से, जितना ध्यान आप लगा सकते हैं उतना आप लगाइए, क्योंकि ये साफ है कि अगर आपको समझ में नहीं आया, अगर आपके लिए ये इनएक्सप्लिकेबल है, इनएक्सप्लिकेबल का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, जिसको आप विस्तार में नहीं बता सकते. अगर आपको समझ नहीं आया तो आप बता क्या पाएंगे? खुद के लिए समझ पाना बहुत ज़रूरी है. तो सबसे पहला पैराफ्रेजिंग करने के लिए, जैसे प्रेसी में भी यही होता है कि जब आप पहले टेक्स्ट को पढ़ेंगे समझेंगे तभी आप उसका प्रेसी कर पाएंगे. उसी तरह पैराफ्रेजिंग में जब टेक्स्ट को आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझ पाएंगे, तभी दूसरे को उस बात को बता पाएंगे. तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है. दूसरा क्या है, सेंट्रल आइडिया आप इस पैसेज का देखिए कि क्या मुख्य विचार इसमें आपको मिल रहा है. इससे आपको समझने में आसानी होगी कि ये क्या कहना चाहता है. वर्ड्स एंड फ्रेजेस विच एट फर्स्ट सीम्स ऑब्सक्योर और डिफ़िकल्ट टू यू, जो आपको मुश्किल लग रहे हैं तो आपको ये समझने में आसानी हो जाएगी. वो शब्द हो सकता है आपको मुश्किल लग रहे हों, विचार आपको मुश्किल लग रहे हों, लेकिन वो जो कहना चाहता है उसके सेंट्रल आइडिया को, मेन आइडिया को जब आप समझ जाएंगे ना, तो बात आपको उसकी समझ में आने लगेगी, मुश्किल बात भी उसको समझ पाएंगे. तो कहते हैं कि आपको जब सेंट्रल आइडिया पता चल जाए तो ये खोजने की कोशिश करें कि इसके साथ में दूसरे विचार क्या जोड़े गए हैं, उसके साथ सपोर्टिव यानी सबऑर्डिनेट और इलस्ट्रेटिव सेंट्रल आइडिया क्या हैं जो पैसेज में बताए गए हैं. पैसेज में सेंट्रल आइडिया के साथ कुछ और भी एडिशनल और सपोर्टिव सबऑर्डिनेट आइडियाज़ लगे होते हैं. अब वो आपको समझने की कोशिश करना है. कहने का मतलब है कि सेंट्रल आइडिया समझने के बाद उससे अटैच्ड और सबऑर्डिनेट और सपोर्टिव आइडियाज़ आप समझ पाएंगे, तब आप एक अच्छा पैराफ्रेज कर पाएंगे. आइए देखते हैं तीसरा पॉइंट इसका. जो मेन हिंट है, जो ख़ास बात है आपको बताना है पैराफ्रेजिंग में, वो ये है कि जो पैसेज दिया हुआ है उसका पूरा का पूरा पैराफ्रेज होना चाहिए. उसको टुकड़ों में हमें नहीं करना है, उसकी पैराफ्रेजिंग टुकड़ों में नहीं करना है, बल्कि पूरे के पूरे पैसेज का पैराफ्रेज होना चाहिए.
कहते हैं ये सिर्फ सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेट ऑफ वर्ड्स नहीं है कि एक सेट ऑफ वर्ड्स से दूसरे सेट ऑफ वर्ड्स में कन्वर्ट कर दें, बल्कि एक सिस्टमैटिक डेवलपमेंट ऑफ थॉट है, विचार का सिस्टमैटिक तरीके से बताना है, जो ओरिजिनल टेक्स्ट के रेफरेंस के बिना ही अप्रिशिएट किया जाए, समझ में आ जाए, पता चल जाए। ये सिर्फ ट्रांसलेट करना नहीं है पैसेज को कि एक एक्सप्रेशन से दूसरे एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दो, पैराफ्रेज हो जाए, बल्कि ये अच्छी तरह से चीज़ों को बताता है, समझाता है, क्लियर कर देता है, आइडियाज़ को साफ तौर से बता देता है, और पहली बार में ही जो विचार जो नज़र में नहीं आते, ऑब्सक्योर हैं, वो ल्यूसिड और क्लियर हो जाए, वो एकदम साफ तरीके से पता चलने लगे कि इसमें क्या समझाया गया है। तो इस तरह से आप टुकड़ों में पैराफ्रेजिंग नहीं करेंगे, पैराफ्रेजिंग कंप्लीट टेक्स्ट का होगा और बिना ओरिजिनल के रेफरेंस लिए हुए पूरे का पूरा जो टेक्स्ट है, जो उसमें आइडियाज़ हैं, वो एक ल्यूसिड फॉर्म में, एक कंप्लीट हारमोनियस वे में उसको आगे बढ़ाना है, यानी कि उन आइडियाज़ का डेवलपमेंट एकदम क्लियर लूसिड वे में होना चाहिए। अब इसके बाद फोर्थ पॉइंट इसका ये है कि जो ओरिजिनल टेक्स्ट में टोन और मोड है वो मेंटेन रखना पड़ेगा। अगर कोई गंभीर मामले की बात हो रही है तो अब उसमें फन नहीं ले आना है, अगर फनी मैटर है तो उसमें गंभीरता नहीं ले आना है। आप इसको समझेंगे, ग्रेव और गे, पैथेटिक और ह्यूमरस, plain or ironical, whatever the style of the passage is, the same must be preserved in the phrase. तो जो टोन और पैसेज का मूड है, पैसेज जिस तरीके से आइडियाज़ रखता है, जिस स्टाइल में और जिस मूड में उसके आइडियाज़ हैं, ओरिजिनल टोन जो है उसको मेंटेन रखना पड़ेगा। अगर गंभीरता वाला है तो गंभीर रहना चाहिए, अगर हंसी मजाक वाला है, गे का मतलब फनी यहाँ पे है, और पैथेटिक का मतलब है जिसके बातों से या जिस विचार से दया आ जाए और जिसकी वजह से मस्खरी हो, ह्यूमरस हो जाए, फन हो जाए, उसको ह्यूमरस कहते हैं। प्लेन है, सिंपल है, या फिर तान वाला है। इसमें आयरनिक का मतलब होता है सरकास्टिक, तान मारते हुए, किसी पे तंज मारते हुए। जो भी स्टाइल है पैसेज की, वो सेम पैराफ्रेजिंग में सुरक्षित रहना चाहिए, उसको हटा नहीं सकते हैं। अगला पॉइंट है जो ज़रूरी हम इसको देखेंगे, एवरी आइडिया इन द ओरिजिनल पैसेज मस्ट बी रीप्रोड्यूस्ड इन द पैराफ्रेज। एवरी आइडिया, ये ध्यान में रहे, हर आइडिया, उसमें जो थॉट दिया गया है ओरिजिनल में, उसको रिप्रोड्यूस होना ज़रूरी है पैराफ्रेज करते हुए। लेकिन अपने से कोई नया आइडिया, नया विचार हम नहीं लगा सकते हैं, और पैराफ्रेज को हम कॉन्डेंस्ड नहीं कर सकते हैं, छोटा अपने से नहीं कर सकते हैं, ना उसको बड़ा कर सकते हैं। हाँ, अगर उसमें ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, बेवजह शब्द बढ़ा के इस्तेमाल किए गए हैं, तब हम उसको कॉन्डेंस्ड कर सकते हैं, तब हम उसको प्रिसाइज कर सकते हैं और उसी विचार को कम में बता सकते हैं। और अगर बहुत कोई आइडिया, कोई ऐसे आइडियाज़ दिए गए हैं जो बहुत टर्स वे में उसको बताया गया है, मतलब इस तरह से छोटे शब्द, छोटे सेंटेंस में बता दिया गया जो समझ में आने योग्य नहीं है, उसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं। और अगला पॉइंट ये है, जहाँ तक संभव हो सके ये अपने शब्दों में ही करना चाहिए। पैराफ्रेज करते हुए उसमें से कट पेस्ट नहीं करना है ओरिजिनल टेक्स्ट से, बल्कि इसमें अपने शब्दों का इस्तेमाल करना है। अगर आपको कुछ वर्ड्स के सिनोनिम्स नहीं मिल रहे हैं, उसी तरह के सिमिलर सब्स्टिट्यूट नहीं मिल रहे हैं, उसके बदले में दूसरे शब्द नहीं मिलते हैं, तो आप कभी कभी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हीं वर्ड्स को आप रख देंगे। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, पैराफ्रेज करते समय जो पर्सन नंबर होगा ओरिजिनल टेक्स्ट में, जो टेंस होगा, उन्हीं को हमें रखना है। यानी ओरिजिनल पैसेज के टेंस
और पर्सन, फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट रहेगा, सेकंड पर्सन है तो सेकंड, थर्ड पर्सन है तो थर्ड, तो उसमें हमें पैराफ्रेज करते हुए पर्सन को नहीं चेंज करना है, ना तो टेंस को बदलना है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है पैराफ्रेजिंग का कि क्रिटिसिज्म या कमेंट्स जो आए हैं ओरिजिनल में, तो उसको हम अपने विचार उस पर नहीं दे सकते हैं, चाहे वो कितना इम्पोर्टेंट क्यों ना हो। उस पर सारे कमेंट्स और क्रिटिसिज्म, यानी कि ओरिजिनल टेक्स्ट में जो कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा हो उस बात को कुछ अपनी तरफ से लगा के बोल रहा है, तो उसको हमें अवॉइड करना है, उस पर हमें कुछ नहीं करना, हमें ओरिजिनल टेक्स्ट पे ही ध्यान देना है। अगला, अवॉइड मेकिंग रेफरेंसेस ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ ऑथर। यहाँ पे हम रेफरेंस नहीं लेंगे किसी ऑथर का, किस ऑथर ने लिखा है, किसने इस बात को कहा है। हमें उसमें बहुत ज्ञान नहीं रखना है कि हमें सब पता है कि इसको किसने लिखा है, किसने इसके बारे में क्या क्रिटिसिज्म किया है, ये सब कुछ नहीं रखना है। आपको चाहे जितना पता हो ये आप नहीं कर सकते हैं। अगला ज़रूरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पैराफ्रेज करते हुए बहुत प्लेन और सिंपल लैंग्वेज रखना है, जितना संभव हो सके उतना आसानी से समझी जाने वाली भाषा का इस्तेमाल पैराफ्रेजिंग में करना है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि लैंग्वेज का लेवल ही डाउन हो जाए, लैंग्वेज का स्टैंडर्ड भी मेंटेन रखना है, यानी फोर्स एंड डिग्निटी से ये खाली ना हो जाए, डिवॉइड ऑफ, खाली होना। तो उसमें जो लैंग्वेज का स्टैंडर्ड है, जो सम्मान भाषा का होना चाहिए, उसको हमें मेंटेन रखना है। ज़्यादा सिंपल करने के चक्कर में हम स्टैंडर्ड को नहीं गिरा सकते हैं। तो इस तरह से पैराफ्रेज करने के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे, पैराफ्रेजिंग क्या होती है, पैराफ्रेजिंग कैसे करना चाहिए और करने में क्या क्या रूल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। अब कुछ हम टेक्स्ट लेंगे, क्योंकि टेक्स्ट एग्जाम्पल दे करके बल्कि जो और प्रैक्टिस में जो किया जाता है वो ज़्यादा अच्छा होगा और ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसलिए हम अगले सेशन में इसके लिए कुछ प्रैक्टिस के वर्सेस ले आएंगे, कुछ टेक्स्ट ले आएंगे जिसकी पैराफ्रेजिंग करके देखेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन।